बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की नावल गबन। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई नावल गबन। तो गबन के माने क्या होता है? गबन के माने होता है अमानत में खयानत, किसी चीज़ की रखी हुई चीज़ को ले लेना, अपने लिए खर्च कर लेना। तो क्या होता है? गबन माने अमानत में खयानत। नावल गबन 1927 ईस्वी में शाया हुई। नावल गबन 1927 ईस्वी में शाया हुई। इसमें मिडिल क्लास के घरों की कहानी दिखाई गई है। जो मिडिल क्लास के घरों की औरतें होती हैं, जिन्हें जिन्हें बेजा जेवर का शौक होता है, इस जेवर के चलते घर में क्या क्या परेशानी आती हैं, क्या क्या लोगों को झेलना पड़ता है, इन सब बातों को प्रेमचंद ने इस नावल में दिखाया है। तो आइए शुरू करती हूँ। प्रेमचंद को नावल निगारी के फन में टाल्स्टाई और गोरकी के मुकाबिल ठहराया जाता है। प्रेमचंद को नावल निगारी के फन में टाल्स्टाई और गोरकी के मुकाबिल ठहराया जाता है, यानी टाल्स्टाई और गोरकी जो नावल निगार हैं उनके मुकाबले में खड़ा किया जाता है। इससे एक नावल निगार की हैसियत से इनकी अजमत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और इस वजह से एक नावल निगार की हैसियत से मुंशी प्रेमचंद की अजमत का क्या है, बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इनके नावलों में मौजूदा अहद के तमाम समाजी और माशरती हालात की तस्वीर साफ झलकती है। इनके नावलों में मौजूदा अहद की, यानी उनके अहद में जो दौर गुजर रहा था, उस वक्त का दौर कैसा था, लोग कैसे जी रहे थे, समाज की हालत कैसी थी, माशरती हालत कैसी थी, यानी इंसान के खाने पीने रहने सहने का अंदाज कैसा था, माशरा उस वक्त का कैसा था, इन सब की साफ तस्वीर दिखाई देती है उनके नावलों में। बाज़ नावलों में सियासी अवामिल की ज़ेरी लहरें भी मौजूद हैं। कुछ नावलों में सियासी अमल जो हो रहा था उस वक्त, अवामिल यानी अमल करने वाले, जो सियासी हालात थे, उन सब की भी क्या है, लहर दिखाई देती है, मौजूद है उनके नावल में। गबन भी इनका एक ऐसा ही नावल है जो हिंदुस्तान की समाजी, सियासी और माशी ज़िंदगी का आईना नज़र आता है। और नावल गबन जो है वो भी एक ऐसा ही नावल है जिसमें हिंदुस्तान की समाजी, सियासी और माशी ज़िंदगी का क्या है, आईना नज़र आता है। उस वक्त के हालात हमें दिखाई देते हैं कि उस वक्त के समाजी, सियासी और माशी हालात कैसे थे। गबन में ज़मीनी हक़ाइक़ और समाजी मसाइल की अक्कासी की गई है। गबन में क्या, ज़मीनी हक़ाइक़, वहाँ के जो हालात थे, ज़मीनी हकीकत यानी घर के जो हालात होते थे, और समाजी मसाइल, जो उस वक्त समाज के क्या मसले मसाइल चल रहे थे, उनकी अक्कासी की गई है, उन्हें दिखाया गया है। ये नावल इस एतबार से काफ़ी अहम है कि इसका प्लॉट अपने अहद की ज़िंदगी, इसकी सदाकतों और हकीकतों का आईना है। और ये नावल इस एतबार से भी काफ़ी अहम है कि इसका जो प्लॉट है अपने अहद की ज़िंदगी, यानी उस दौर की कैसी ज़िंदगी गुजर रही थी, उस दौर के लोगों की ज़िंदगी कैसी गुजर रही थी, उसकी सच्चाइयों और हकीकतों का आईना है। इस नावल का मौजू औरतों के ज़ेवरात के शौक़ के बुरे नताइज को दिखाना है कि किस तरह औरतों के ज़ेवरात की बेजा ख्वाहिश इनकी पूरी गृहस्थी को बर्बाद करके रख देती है। इस नावल का जो मौजू है, यानी जिस मौजू पर उन्होंने लिखा है, वो औरतों के ज़ेवरात पे लिखा है। औरतों को जो ज़ेवरात का शौक़ होता है, ज़ेवर पहनने का शौक़ होता है, तो उसके कितने बुरे नतीजे निकलते हैं। क्योंकि औरत को तो सिर्फ ज़ेवर चाहिए, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मर्द को कितना कुछ झेलना पड़ता है, और औरतें के अपनी गृहस्थी को बर्बाद कर देती है, अपने घर को बर्बाद कर देती हैं। मर्द को इनकी इस नाजायज़ ख्वाहिश को पूरी करने के लिए गबन तक करना पड़ता है, और मर्द को क्या है, इसकी इस नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या है, गबन करना पड़ता है, दगाबाजी करना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है। फिर सज़ा के खौफ से अपना गांव, घर ही नहीं अपना शहर तक छोड़ देना पड़ता है। चोरी तो कर लेता है वो, किसी की अमानत को रख लेता है, अपना काम कर लेता है, लेकिन इसकी वजह से कि अब हम पकड़े जाएंगे, वो क्या करता है, अपने गांव शहर छोड़कर ही चला जाता है। जैसा कि इस नावल में जालपा की इस ख्वाहिश के हाथों इसके शौहर रमानाथ को अपने दफ्तर से गबन को करके किसी अनजानी जगह भागने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। और इस कहानी में क्या है, जालपा एक औरत है
और उसका शौहर का नाम क्या है, रमानाथ है। जालपा क्या है, सोने के हार की ख्वाहिश करती है और इसे हार दिलाने के लिए शौहर जो रमानाथ है वो अपने दफ्तर में क्या है, चोरी करता है, गबन करता है और उसके बाद पकड़े जाने के डर से वो भाग जाता है। प्रेमचंद के बारे में आमतौर से कहा जाता है कि वो घरेलू फिजा पेश करने में खास महारत रखते हैं और इनके किरदार इसी माहौल में ज़्यादा कामयाब और निखरे हुए नजर आते हैं। प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि वो घरेलू फिजा, जो घर के हालात हैं, घर में क्या क्या हो रहा है, उससे पेश करने में क्या है, महारत रखते हैं और उनके किरदार इसी माहौल में ज़्यादा कामयाब नजर आते हैं। ये बात बड़ी हद तक सही है, लेकिन इस हकीकत को यकसर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि इनके किरदार गांव की घरेलू फिजा से निकलकर कुछ ज़्यादा मुतहरिक और इत्तका पजीर नज़र आते हैं, जैसा कि हम जालपा और रमानाथ के किरदार के सिलसिले में देखते हैं। गांव की सीधी सादी लड़की जालपा जब अपने शौहर रमानाथ की तलाश में कलकत्ता पहुंचती है तो इसके किरदार की मजबूती और रमानाथ के किरदार की कमज़ोरी पूरी तरह जाहिर हो जाती है। गांव की एक सीधी सादी लड़की है, लेकिन अपने शौहर को जब ढूंढने के लिए कलकत्ता जाती है तो उसके किरदार की मजबूती को दिखाता है कि औरत कितनी मजबूत है। और रमानाथ के किरदार की क्या है, कमज़ोरी पूरी तरह जाहिर हो जाती है कि वो चोरी करके भागा तो कितना कमज़ोर है। गबन में प्रेमचंद का फ़नी इर्तका इस लिहाज से भी काबिल गौर है कि प्रेमचंद के समाजी मसाइल तक महदूद इस नावल में सियासत की ज़ेरी लहरें बिलवास्ता तौर पर मौजूद नज़र आती हैं। गबन में जो प्रेमचंद की कहानी है, इसमें समाजी मसाइल के साथ साथ, समाजी मसले के साथ साथ इसमें क्या है, सियासत की मसले भी दिखाई गई हैं। प्रेमचंद ने कसदन बराह रास्त नावल में किसी सियासी मौजू को नहीं छेड़ा, क्योंकि इन्हें फ़न और प्रोपगंडा का फ़र्क अच्छी तरह मालूम था। लहजा इन्होंने बड़ी फ़नी चाबुकदस्ती के साथ सियासी असरात की तरफ इस नावल में इशारा किया है। इस नावल के बैनुस्सतूर में अंग्रेज़ों और इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी नफ़रत को अच्छी तरह महसूस किया जा सकता है। बैनुस्सतूर माने होता है सत्रों के बीच, सत्रों के बीच यानी कि लिखने लाइन के बीच में उन्होंने अंग्रेज़ों और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अवामी नफ़रत को अच्छी तरह महसूस किया। ऐसा लिखा है कि उस वक्त अवाम अंग्रेज़ों से बहुत नफ़रत करते थे। रमानाथ जब एक मुकदमा में हुकूमत की तरफ से सरकारी गवाह बनकर आता है तो इसे हर तरफ से नफरत का सामना करना पड़ता है। देवी दीन जो कलकत्ता में रमानाथ की सरपरस्ती करते हुए इसे अपने बेटे का मुकाम देता है, वो रमानाथ की इस हरकत पर अपने रद्द अमल का इजहार इन अल्फाज में करता है। अच्छा, तो ये मुखबिर बन गए, ये बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुमको कहना पड़ेगा। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मतलब क्या जानूं, लेकिन कोई मुझसे मुखबिर बनने को कहता तो मैं ना बनता, चाहे कोई लाख रुपए देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर। दो चार मुलजिमों के साथ दो चार बेकसूर तो जरूर होंगे। इस तरह एक तमाशाई औरत रमानाथ के इस अमल पर नफरत का इजहार करते हुए कहती है कि जी चाहता है कि इस शैतान के कोई गोली मार दे। ऐसे ऐसे खुद गर्ज लोग भी इस बदनसीब देश में हैं जो थोड़े से फायदे के लिए बेगुनाहों का गला दाबते भी नहीं हिचकते। खुद जालपा का रद्द अमल भी काफी सख्त नजर आता है। जब इसके समझाने पर भी वो सरकारी गवाह बनने से बाज नहीं आता तो मारे दुख के वो गश खाकर गिर जाती है और इससे ताल्लुकात ख़त्म कर लेती है। रमानाथ की माफ़ी तलाफ़ी से भी इसकी नफ़रत कम नहीं होती और वो इसे धुतकार कर भगा देती है और कहती है, अगर तुम सख्तियों से इतना दब सकते हो तो तुम बेगैरत हो। तुम्हें अपने आप को मर्द कहने का हक नहीं। लोगों ने हंसते हंसते सर कटाए हैं, अपने बेटों को मरते देखा है, कोल्हू में पेले जाना मंजूर किया है, मगर हक से जो भर भी मुनहरफ नहीं हुए। तुम क्यों धमकी में आ गए, क्यों नहीं सीना खोलकर खड़े हो गए कि इसे गोली का निशाना बना लो। मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैंने समझ लिया कि तुम मर गए, तुम भी समझ लो कि मैं मर गई।
बस जाओ, मैं औरत हूँ, अगर कोई सख्तियाँ करके मुझसे ऐसी शर्मनाक हरकत कराने की कोशिश करे तो चाहे इसे मार ना सकूं मगर अपनी गर्दन पर छुरी चला लूंगी। नफरत का ये इजहार रमानाथ से कहीं ज्यादा इस हुकूमत के खिलाफ है, जिसके सरकारी गवाह के तौर पर रमानाथ अदालत में हाजिर होता है। प्रेमचंद ने बराह रास्त अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ ना कह कर भी बहुत कुछ कह दिया है और हुकूमत और पुलिस के तई लोगों की नफरत और बेएतमादी का इजहार बड़े सलीके से कर दिया है। यहाँ हमें प्रेमचंद की फनी महारत उरूज पर नजर आती है कि उन्होंने अपने नावल में सियासी अंसर दाखिल करके भी अपने नावल को सियासत ज्यादा या प्रोपगंडा नहीं होने दिया। हो सकता है किसी को जेवरात के शौक में शुरू होने वाले नावल का अंजाम रमानाथ के सरकारी गवाह बनने और इसका रद्द अमल बन जाने पर इतराज हो, लेकिन दरअसल ये प्रेमचंद के फन का कमाल है कि उन्होंने इनफरादी बुराई के वतन से इज्तमाही बुराई का जन्म होते हुए देखा है, हुए दिखाकर अपने नावल को नई जिहत दे दी है और नावल के कैनवस को काफ़ी वसी बनाया है। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? घर से शुरू हुई थी, घर के झगड़े से शुरू हुई थी और उसने उसके लिए क्या किया था? गबन कर लिया था। लेकिन ये कहानी घर से शुरू होकर क्या होता है, आगे तक चली जाती है, सियासत तक चली जाती है और कहानी बहुत आगे बढ़ जाती है। किसी नावल की अहमियत और कामयाबी का बड़ी हद तक इन्हिसार इस बात पर भी होता है कि नावल निगार ने नावल में अपना नुक्ता नज़र और मुतल्लिका अहद की तस्वीर कितनी कामयाबी से पेश किया है। अपना नुक्ता नज़र और मुतल्लिका अहद यानी उस अहद के ताल्लुक से जो तस्वीर पेश की है वो कितनी कामयाबी के साथ पेश की है। गबन को इस एतबार से प्रेमचंद का एक कामयाब नावल करार दिया जा सकता है कि उन्होंने इस नावल में अपने नुक्ता नज़र को वाजह तौर पर पेश किया है और साथ ही मुतल्लिका अहद की सच्ची तस्वीर पेश की है और साथ ही उस वक्त के अहद की, उस वक्त के दौर की सच्ची कहानी पेश की है। हर बड़ा नावल निगार अपने नावलों में किसी न किसी हद तक अपना कौमी किरदार ज़रूर पेश करता है। प्रेमचंद ने भी इस नावल में कौमी किरदार पेश करके अपनी फ़नी अजमत का सबूत दिया है और प्रेमचंद ने भी इस नावल में अपना कौमी किरदार पेश किया है कि कौम से हिंदुस्तान के लोगों को कितनी मोहब्बत है और अपने कौम के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। और जालपा जो है अपने शौहर से भी नफरत करने लगती है और उसे भगा देती है कि तुम सरकारी मुखबिर बन गए हो और मैं तुमसे बात नहीं करूँगी और उसे अपने से अलग कर लेती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। और आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ले। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा और व्हाट्सअप नंबर मिलने से आप जिस भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे आपको उस नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।